औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखें कि हमने जितने सैम्पलिंग डिज़ाइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस हैं। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कल हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की दूसरा डिज़ाइन है। हर डिज़ाइन में जो है वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी कि उस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन यूज़ करने के लिए जो पॉपुलेशन है वो आपको होमोजीनियस चाहिए। ठीक है, और आप स्मॉल पॉपुलेशन पर ही जो है वो ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तमाम यूनिट्स आइडेंटिफिएबल और एक्सेसिबल हों। लेकिन जब ये सारी कंस्ट्रेंट्स फुलफ़िल नहीं हो रही होती तो फिर हम कौन सा डिज़ाइन जो है वो, इसके अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है कि जो हम यूज़ करें। अनदर डिज़ाइन है प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस ना हो, हेट्रोजीनियस हो, डिफरेंट हो सारी, ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आप जो होमोजीनियस पॉपुलेशन है उसके ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, सपोज़ एक पूरे कॉलेज में आपके पास चारों क्लासेस हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सारी जो है वो आपके पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। आपको अगर किसी एक जो है वो स्पेसिफ़िक क्लास में इंटरेस्ट है, या फिर आप चाहते हैं कि आप जो सैंपल है उसमें सारे जो है वो लोग इक्वली जो है वो शामिल हो जाएं, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप इस तरह से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो है वो बग़ैर किसी प्लान के उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट कर लें। आपको क्या करना होगा, ये सारी मिली जुली हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी आपके पास, आपको इनके होमोजीनियस सब ग्रुप्स बनाने होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप बना लिया, फिर सेकंड ईयर का बना लिया, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का, सो ऑन। इसी तरह आपने ये सारे ग्रुप्स बनाने हैं। तो अब आपके पास ये जो ग्रुप्स हो गए हैं ये होमोजीनियस हैं। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस सब ग्रुप्स का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर के ग्रुप में नहीं जाएगा, थर्ड ईयर का कोई फोर्थ ईयर के ग्रुप में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब ग्रुप्स कहलाएंगे, और ये सब ग्रुप्स जो हैं ये स्ट्राटा कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम स्ट्राटा बोलते हैं। और अब क्या करना है, इन स्ट्राटा से आपने जो आपके पास स्ट्राटास बन चुके हैं, 4 बनेंगे, 5 या 6 बनेंगे, इन स्ट्राटास के अंदर अब पॉपुलेशन क्या है, होमोजीनियस हो गई है, साथ में ये जो है वो स्मॉल भी हो गई है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो हर स्ट्राटा से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो मेथड है सैंपल सेलेक्ट करने का, इसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो सेलेक्ट होने वाला सैंपल है वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल कहलाता है। इस मेथड के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इसमें ये जो सब ग्रुप्स हैं ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, इसलिए सैंपल में जो शामिल होने वाले यूनिट्स हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, और आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं क्योंकि एक जैसे होते हैं। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस विद इन ईच स्ट्राटा या विद इन ईच सब ग्रुप स्मॉल हो जाती हैं। स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो इससे पॉपुलेशन के इससे जो सैंपल के रिज़ल्ट्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन यूज़ होती है क्या करने के लिए, एडिक्वेट सैंपल फॉर ईच स्ट्राटम। ठीक है, हर स्ट्राटम से जो है वो एक मुनासिब सा सैंपल आता है। स्ट्राटम क्या है, स्ट्राटा को ही स्ट्राटम बोलते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास स्ट्राटास थे या स्ट्राटम थे, उनमें से अगर फर्स्ट ईयर की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है कॉलेज में, यानी अगर वो उनकी स्ट्रेंथ 400 है, और सेकेंड ईयर की स्ट्रेंथ जो है वो 300 है, थर्ड ईयर 100 है, फोर्थ ईयर 50 है, तो आप उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हर स्ट्राटा में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे। हर स्ट्राटम से आप एक एडिक्वेट सैंपल लेंगे, जितना बड़ा स्ट्राटम होगा वहाँ से साइज़ जो है वो आपने ज़्यादा लेना है। इसलिए जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन से जो सैंपल है वो एडिक्वेट आपका सेलेक्ट होता है। इट गिव्स
मोर प्रिसाइज एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देन अदर टाइप्स ऑफ सैम्पल्स। ठीक है, कि और जो सैम्पलिंग डिज़ाइंस हैं, अदर सैम्पलिंग डिज़ाइंस हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर सैम्पलिंग डिज़ाइंस, स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पल है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के। नेक्स्ट है एरर्स के टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, ये इनके डिफरेंट नेम्स हैं। कहीं पे हम इसको एक्यूरेसी कहेंगे, कहीं इसको प्रेसिजन कहेंगे, कहीं एरर कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि ट्रू वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जिसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, जब, और ये कब आती है? ये उस वक्त हो सकता है जब आप जो आप करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहाँ से लें? पॉपुलेशन से लें। ठीक है, जो डाटा है वो कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? इन्फॉर्मेशन वो पॉपुलेशन से ऑब्टेन करें, सैंपल ना लें। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन की वैल्यू है, और ये वो वैल्यू है जिसमें कोई एरर नहीं होते। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? पॉपुलेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बाय ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन इज पॉसिबली obtained only if the exact procedures are used for collecting the correct data, each and every element of population has been covered and no mistake or even the slightest negligence has happened during the process of data collection and its analysis। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कब आती है? ट्रू वैल्यू उस वक्त पॉसिबल है अगर डाटा कलेक्ट करने के एग्जैक्ट प्रोसीजर यूज़ किए जाएँ। ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी यूनिट पॉपुलेशन का मिस ना हो। ठीक है, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी जो है वो निगलेक्ट ना किया जाए, उसमें बायस शामिल ना हो, हर जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से, हर क्वेश्चनर अच्छे तरीके से फिल हो। ठीक है, डाटा कलेक्शन में कोई मिस्टेक ना हो, पूरी पॉपुलेशन को कवर किया गया हो, और जब इसका एनालिसिस किया जाए तब भी कोई मिस्टेक ना हो। तो ऐसी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो ऐसे रिज़ल्ट्स हैं वो ट्रू वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, और ये पॉपुलेशन से होते हैं, पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, और ये अननोन कांस्टेंट होते हैं। इनको अननोन क्यों कहते हैं? अननोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करें और इतने एग्जैक्ट प्रोसीजर यूज़ हों कि कोई भी मिस्टेक ना हो। ह्यूमनली ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इनको अननोन कहा जाता है। कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती। यानी एक बार आपने किसी पूरी पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, आपको पता चल गया कि इसके ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ये कांस्टेंट रहते हैं। सैंपल जो है उससे जो आने वाले रिज़ल्ट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, क्योंकि जब भी कोई सैंपल सेलेक्ट करेगा हर एक का डिफरेंट प्रोसीजर होगा। अगर सेम भी प्रोसीजर हो सबका, फिर भी जो हर एक का सेलेक्ट होने वाला सैंपल है उसके अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। सेम पॉपुलेशन से ली जाए, सेम डिज़ाइन यूज़ किया जाए, फिर भी हर सैंपल के जो रिज़ल्ट्स हैं, हर सैंपल के अंदर आने वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं, यूनिट्स हैं, वो डिफरेंट होंगे, उनके रिज़ल्ट्स डिफरेंट होंगे। इसलिए जो सैंपल के रिज़ल्ट्स हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है, और जो पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेट का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट होना किसी चीज़ का, बिल्कुल जो है वो उसके अंदर एरर के चांसेस का बहुत बहुत कम होना। ठीक है, वो एक्यूरेसी होती है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की एक्यूरेसी की बात करते हैं? हम क्योंकि सैंपल से डील करते हैं, पॉपुलेशन से डील नहीं करते, और हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो सैंपल से मिलते हैं। अब जो पॉपुलेशन के हमें रिज़ल्ट्स पहले से मालूम हैं या पहले कहीं से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, वो पॉपुलेशन की वैल्यू है। तो जो डिफरेंस है पॉपुलेशन की वैल्यू का, ट्रू वैल्यू का और सैंपल रिज़ल्ट का, वो क्या है? एक्यूरेसी है। वो एक्यूरेट कब होगा? जब इनके दरमियान सैंपल रिज़ल्ट और ट्रू वैल्यू के दरमियान डिफरेंस बहुत कम होगा, तो वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो क्या होंगे? एक्यूरेट होंगे।
जितना स्मॉलर डिफरेंस होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है? बाय एलिमिनेटिंग टेक्निकल एरर्स, ठीक है, एंड बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज। ये दो मेथड हैं जिससे हम एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जो सैंपल सेलेक्ट करने में, एनालिसिस करने में, रिज़ल्ट्स एग्जीक्यूट वगैरह करने में, सब कुछ करने में, ये जितने भी हम रिज़ल्ट्स निकालने तक काम करते हैं, उन सब में जो है वो एरर्स जितने भी आते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, एरर्स ना हो, या फिर सैंपल साइज़ जो है वो बड़ा कर लें ताकि जो है वो डिफरेंस पॉपुलेशन साइज़ का और सैंपल साइज़ का कम हो जाए। इससे भी जो डिफरेंस है रिजल्ट्स का कम हो जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है प्रिसिजन। अब प्रिसिजन भी यही चीज़ है। प्रिसिजन थोड़ा सा इससे डिफरेंस ये है इसमें कि जितनी जो है वो क्लोज होंगे रिजल्ट्स पॉपुलेशन के और सैंपल के, ठीक है, उतने ही वो रिजल्ट्स प्रिसाइज होंगे। जितने क्लोज होंगे, जो कि आप सैंपल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले एक सैंपल से रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ, फिर आपने दूसरे सैंपल से जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया, उसी पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करके, उसी पॉपुलेशन से में से आपने फिर एक सैंपल सेलेक्ट किया, फिर रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ। वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो कितने आपस में क्लोज हैं और जो है वो फ्रॉम अ सैंपल दिस रिजल्ट्स विच वुड बी ऑब्टेन्ड इफ कंप्लीट काउंट वाज टेकन। अगर कंप्लीट काउंट लिया जाता, यानी अगर पॉपुलेशन से रिजल्ट्स लिए जाते, सेंसस किया जाता, तो क्या ये रिजल्ट्स इतने ही जो है वो प्रिसाइज होते, इतने ही जो है वो क्लोज हैं किसके, जो कि हम सैंपल से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल्स के जो रिज़ल्ट हैं वो कितने क्लोज हैं पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स के, ये प्रिसिजन है। जितना इनमें डिफरेंस कम होगा उतनी ही प्रिसिजन ज़्यादा होगी। जितनी जो है वो एक पॉपुलेशन से सिलेक्ट होने वाले सैंपल्स के दरमियान जितनी जो आपके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनके दरमियान जितना डिफरेंस कम होगा, ठीक है, उतने ही वो रिज़ल्ट्स ज़्यादा प्रिसाइज प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये क्लोज होंगे किसके, पॉपुलेशन काउंट के रिज़ल्ट के। नेक्स्ट है एरर। अब एरर भी यही चीज़ है। एरर क्या है? ये भी डिफरेंस है किसका, बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द पॉपुलेशन ट्रू वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू किसको कहते हैं? सैंपल की वैल्यू को, सैंपल रिजल्ट को बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। और पॉपुलेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू वैल्यू हैं। तो सैंपल की जो वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर है, ठीक है। तो ये एरर हमेशा आएगा और रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो आप जो रिज़ल्ट्स ले रहे हैं वो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से ले रहे हैं, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन से नहीं ले रहे, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन यानी सैंपल से रिज़ल्ट्स ले रहे हैं। तो कभी भी पूरा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के इक्वल रिज़ल्ट्स नहीं दे सकता, इसलिए ये एरर जो है वो हमेशा मौजूद रहेगा। चाहे आप कितना ही केयरफुली जो है वो सैंपल सिलेक्शन कर लें, बेटर डिज़ाइन यूज़ करें, केयरफुली जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर केयरफुली डाटा कलेक्ट करें, एनालिसिस करें, तो ये रेयर है कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं सैंपल के वो पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स के इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए एरर जो है वो आता है जब भी आप सैंपल यूज़ करते हैं। तो एरर की टू काइंड्स हैं, सैम्पलिंग एरर्स, ये रैंडम एरर्स हैं। ये जो है वो अपनी मिस्टेक की वजह से नहीं आते, ये रैंडमली जो है वो एंटर हो जाते हैं डाटा में। उसके बाद है नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ये नॉन रैंडम एरर्स हैं, ये हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से आते हैं, इसलिए इनको नॉन रैंडम कहा जाता है, ठीक है। अब सैम्पलिंग एरर क्या है? सैम्पलिंग एरर वही है जो कि आपने एरर पढ़ा है। क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक। वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है? सैम्पल रिजल्ट्स हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू है, और कि क्या है, किसके दरमियान डिफरेंस है? पॉपुलेशन ट्रू वैल्यू के, ठीक है, या पॉपुलेशन ट्रू वैल्यू को आप क्या बोलते हैं? पैरामीटर, ठीक है। पॉपुलेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो पैरामीटर हैं और सैंपल के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिक हैं। तो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो सैम्पलिंग एरर है। नेक्स्ट है
इसको आप ई से डिनोट करते हैं एरर को, ठीक है। ये जनरली लेट टी बी सैम्पल स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। टी ले लिया है सैम्पल स्टैटिस्टिक, टी को डिनोट कर रहे हैं कि ये सैम्पल स्टैटिस्टिक है, और थीटा क्या है, ये पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर है। तो एरर किसके इक्वल होगा, एरर इक्वल होगा टी माइनस थीटा, यानी स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा का जो डिफरेंस है वो एरर है, ठीक है, सैम्पलिंग एरर है। द वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग एरर रिवील्स द प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट, ठीक है, कि ये वैल्यू हमें बताएगी इस एरर की कि कितनी जो है वो कोई एस्टिमेट जो है वो कितना प्रिसाइज है, कितना क्लोज है पॉपुलेशन पैरामीटर से। तो जितना सैम्पलिंग एरर जो है वो स्मॉलर होगा उतनी ही प्रिसीजन उस एस्टिमेट की ज़्यादा हो जाएगी। सैम्पलिंग एरर जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, इसके 3 मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि इंक्रीज़ कर दें अगर सैम्पल साइज़ को हम, तो फिर जो है वो सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सैम्पल में और पॉपुलेशन के साइज़ में डिफरेंस क्योंकि कम हो जाएगा, इसलिए एरर भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाय इम्प्रूविंग द सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन सही यूज़ करें, ठीक है। आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पे जो है वो बगैर स्टार्टम बनाए या बगैर सब ग्रुप्स बनाए आप उस पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर रहे हों, ठीक है, या कोई भी डिज़ाइन ना यूज़ कर रहे हों, तो कुछ ना आपको डिज़ाइन अपना इम्प्रूव करना होगा। थर्ड है बाय यूजिंग द सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, जिस पॉपुलेशन के बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से सैंपल आप ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ उस के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन कोई मौजूद है तो वो आप यूज़ करें, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप साथ में यूज़ करें। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग एरर है, ये नॉन रैंडम एरर्स हैं, ये अपनी मिस्टेक्स की वजह से आते हैं। डाटा कलेक्ट करने में जो मिस्टेक्स हैं, जो रिस्पॉन्स बायस हैं, रिस्पॉन्स बायस का मतलब ये है कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के लोगों से अपने बजाय इसके कि आप किसी पूरा एक सैम्पलिंग डिज़ाइन के थ्रू जो है वो सैम्पल सेलेक्ट करें, आप अपने पास बैठे हुए लोगों से डाटा कलेक्ट कर लें, आप उनका वेट ना करें, उनका वेट जो है वो देख के गेस करके जो है वो लिख दें, या फिर जो है वो आप उनकी हाइट इसी तरह गेस करके लिख दें, वो सारी चीज़ों को वैसे गेस कर लें, तो ये सारी रिस्पॉन्स बायस आ जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर की डाटा कलेक्ट करने में और एनालिसिस उसका करने में और फिर उसकी रिपोर्ट करने में, ये इन चीज़ों की में जो मिस्टेक्स हैं वो सारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं। तो ये सारे एरर्स जो हैं वो कंप्लीट सेंसस में भी मौजूद होते हैं, ठीक है, सैंपल सर्वे में भी होते हैं और कंप्लीट सेंसस में भी होते हैं। जब लोग सही काम नहीं करते तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स आते हैं। नेक्स्ट है बायस, ये सारे जो भी हम पढ़े हैं सारे डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं, ठीक है, किस किस वजह से आते हैं ये भी हम पढ़ रहे हैं। तो बायस क्या है, बायस भी डिफरेंस है किसके दरमियान। अब एरर जो है वो किसका डिफरेंस था, स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर का डिफरेंस था, ये भी उन्हीं का डिफरेंस है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज़ होगी यहाँ पे बायस में, ठीक है। अमाउंट ऑफ बायस आपने निकालनी है। बायस का क्या मतलब है कि जो अपनी तरफ से चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, गलत चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से गेस करके एंटर कर दी गई हैं, उन चीज़ों की वो कितनी अमाउंट उसकी हो गई है तो वो बायस हमें बताएगी। तो बायस किसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा, ठीक है, ये बायस है। एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहाँ स्टैटिस्टिक की और पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा का जो डिफरेंस है वो बायस है। नेक्स्ट यही एक्सप्लेनेशन है कि बायस कब पॉजिटिव होगी डेफिनेटली जब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो स्टैटिस्टिक की ग्रेटर होगी थीटा से। नेगेटिव कब होगी, जब ये लेस होगी। और ज़ीरो कब होगी, जब इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो बायस क्या है, बायस ये सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर है। सिस्टमेटिक कंपोनेंट का मतलब है कि ये एक लॉन्ग रन टेंडेंसी है और ये ऐसा एरर है, बायस जो है ये कम्युलेटिव होता है, ठीक है। सैंपल साइज़ बढ़ाने से ये और बढ़ जाती है बायस, अगर सिलेक्शन के प्रॉपर मेथड यूज़ किए जाएं, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो है वो सैम्पलिंग की जाए तो फिर बायस जो है वो नहीं आती, सैम्पल रिज़ल्ट जो हैं वो फिर
फ्री हो जाते हैं बायस से। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सरसाइज है 11.1। ये इजी है सारी एक्सरसाइज, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, तभी आपको सैंपल की, पॉपुलेशन की, इन सारी चीज़ों की समझ आएगी। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका 1 का ए पार्ट देखें, एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट। ये आप जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं, तो वहीं से आपने इनकी डेफिनेशंस करनी है। नेक्स्ट बी पार्ट है, डिफाइन सूटेबल पॉपुलेशन फ्रॉम विच द फॉलोइंग सैंपल्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, सूटेबल पॉपुलेशंस जो हैं वो बताएं जिनसे ये वाले सैंपल सेलेक्ट किए गए हैं। कौन सा सैंपल है? फर्स्ट वाला सैंपल सेलेक्ट किया गया है 1000 होम्स आर कॉल्ड, 1000 होम्स को कॉल की गई बाय टेलीफोन, टेलीफोन से इन द सिटी ऑफ कराची एंड आस्क्ड, पूछा गया नेम द टीवी प्रोग्राम दे आर नाउ वॉचिंग। अब वो कौन सा टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं ये इनसे पूछा गया, तो 1000 होम्स को कॉल की गई है। अब इसकी ये सैंपल है, इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? इसकी पॉपुलेशन क्या होगी कि जितने भी कराची सिटी जो है वो कराची सिटी, उसमें जितने भी होम्स हैं जो कि जिनके पास टेलीविज़न है, वो सारे क्या हैं? वो पॉपुलेशन है, जिसमें से 1000 होम सेलेक्ट किए गए कॉल करने के लिए, और उनसे पूछा गया कि वो कौन सा टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉइन इज़ फ्लिप्ड 53 टाइम्स एंड 32 हेड्स आर रिकॉर्डेड। तो ये क्या है? कॉइन्स की इन्फिनिट नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ कॉइन है। इन्फिनिट यानी अगर उसमें कोई आपको जो है वो लिमिट नहीं दी गई। जो इन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनिट जो है वो आपके पास पॉपुलेशन है, जिसमें से 53 फ्लिप्ड जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 32 हेड्स थे। उसके बाद 200 पेयर्स ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ कॉम्बैट बूट्स वर टेस्टेड फॉर ड्यूरेबिलिटी इन वियतनाम एंड ऑन द एवरेज लास्टेड 2 months। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जितने भी वहाँ पे बनने वाले किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में कॉम्बैट बूट्स थे, उन सब की टोटल प्रोडक्शन में से 200 पेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, इसी तरह आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट सी पार्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डिटरमिन वेदर द सैम्पलिंग इज़ डन फ्रॉम अ फिनिट पॉपुलेशन और एन इनफिनिट पॉपुलेशन एंड देन डिफाइन द पॉपुलेशन। एक पार्ट तो इसका यही हो गया जो कि आपने बी में पढ़ा है। बी में भी आपने ये सैंपल आपको दिए गए थे, आपने पॉपुलेशन बतानी थी किस पॉपुलेशन में से लिए गए हैं। यहाँ पे भी आपने एक काम यही करना है कि आपने ये जो सैंपल लिया गया है ये बताना है कि ये किस पॉपुलेशन से लिया गया है, और साथ में ये भी बताना है कि वो पॉपुलेशन फिनिट है या इनफिनिट है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब ये कॉइन टॉसिंग जो पॉपुलेशन होगी आपकी ये इनफिनिट होगी। ठीक है, ये इनफिनिट पॉपुलेशन है। और कौन सी पॉपुलेशन है? कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स एंड 12 हेड्स आर रिकॉर्डेड। तो ये कॉइन टॉसिंग जो है वो ये इनफिनिट पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और टॉसेस जो हैं वो तमाम टॉसेस क्या आ जाएंगे? ऑल टॉसेस ऑफ अ कॉइन। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा, ये सारे आप रीड करें और इनके बारे में लिखें कि ये इनफिनिट है, ये फिनिट पॉपुलेशन है, और क्या है पॉपुलेशन इसकी। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर पे 10 एम्प्लॉयज़ ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर सिलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर टू सर्व एज अ लेबर मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो ये तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ये फिनिट पॉपुलेशन है, क्योंकि किसी भी कंपनी में काम करने वाली जो लेबर है वो फिनिट पॉपुलेशन ही होती है। तो फिनिट पॉपुलेशन है, और जितने भी उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे उसकी पॉपुलेशन है, जिसमें से 10 जो है वो सिलेक्ट किए गए एज अ सैम्पल। इसी तरह आपने ये सारे रीड करने हैं और सॉल्व करने हैं। सेकंड देखें, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सैम्पलिंग, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट इनोमिनेशन। ठीक है, जितने भी एडवांटेजेस आपने पढ़े थे ये सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न give an example of a situation for which a census would be less desirable than a sample. In each case explain why this is so। ये वही हैं जो आपने एडवांटेजेस पढ़े हैं सैम्पलिंग के, कि आपने क्या बताना है इसमें से कि ये नीचे आपको जो है वो सिचुएशंस दी गई हैं, जिसमें आपने ये बताना है इन सिचुएशंस को देखते हुए
कि यहाँ पे क्यों जो है वो आपके सेंसस जो है वो लेस डिज़ायरेबल है, यानी सेंसस जो है वो आप नहीं करते, किस वजह से नहीं करते, ये इन रीज़न को आपने देखते हुए बताना है कि सेंसस आप नहीं करते, उसके बजाय आप सैंपल को सूटेबल समझ रहे हैं। तो क्यों समझ रहे हैं उसकी रीज़न आपने देनी है। ये वही एडवांटेजेस हैं जो सैम्पलिंग के जो आपने सारे पढ़े हैं, ठीक है। उन्हीं में से आप एक एग्जांपल दे दें कि इकोनॉमिक है, ठीक है, सैंपल जो है वो इकोनॉमिक है क्योंकि इसमें आपकी जो है वो एफ़र्ट कम लग रही है, लेबर कम लग रही है, तो इसलिए जो है ये इकोनॉमिक है एज़ कम्पेयर टू सेंसस, सैंपल लेना, ठीक है, सैंपल से काम करना। इसी तरह टाइमलीनेस है, टाइमलीनेस में क्या आ जाएगा कि टाइम कंज्यूमिंग जो है वो होता है सेंसस, जबकि सैम्पलिंग जो है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग करना ये लेस टाइम लेता है, ठीक है, लेस एफर्ट्स लेता है। अगर हमें रेडीली जो है वो ज़रूरत हो रिज़ल्ट्स की, एक्सपेरिमेंट करने की और उनसे रिज़ल्ट्स लेने की, तो फिर जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, सैंपल ही यूज़ करेंगे, कंप्लीट सेंसस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने हर एक में रीज़न्स देनी है और फिर जो है वो आपने बताना है कि क्यों जो है वो हम सैम्पलिंग करेंगे एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट इनोमिनेशन। सी पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है, इनका डिफरेंस आपने बताना है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का। थर्ड के ए पार्ट में आपने क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, गिविंग एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये सारे आपने लिखने हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन में ये आ जाएगा, उसके एडवांटेजेस उसी में हैं। उसके बाद बी पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिंपल रैंडम सैम्पल, बाय टेकिंग सम आर्टिफिशियल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ड्राइंग अ सिंपल रैंडम सैम्पल, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पल के बारे में लिखें, क्या होता है, एग्जाम्पल्स ले लें, पॉपुलेशन से, कॉलेज की एग्जांपल ले लें, ठीक है, स्कूल की एग्जांपल ले लें, वहाँ से बता दें कि कैसे जो है वो आप सिंपल रैंडम सैंपल को ड्रा करेंगे सारे स्टूडेंट्स के, जैसे मैंने आपको कल बताया था, उनके जो है वो रोल नंबर, नेम और क्लास उनकी लिखेंगे और फिर उसके बाद उनके जो है वो स्लिप्स बना लेंगे। और इसी तरह अगर जितने का भी आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, ब्लाइंड सिलेक्शन से आप उनको थोरोली मिक्स करके सिलेक्शन करेंगे सैंपल की जितना आप चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है सिंपल रैंडम सैंपल को। नेक्स्ट है, इसके आपने दो मेथड पढ़े, एक तो लॉटरी मेथड है, दूसरा कौन सा है, रैंडम डिजिट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, ये दो किस्म के हैं, तो ये दोनों आपने एक्सप्लेन करने हैं इसमें। थर्ड है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ये भी सारी जो है वो सी पार्ट में इसकी डेफिनेशंस हैं, ये आपने सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या है, एक्सप्लेन हाउ वुड यू सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 हाउस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 250 हाउस बाय यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, ठीक है। अब आपके पास 250 हाउस हैं, लिस्ट मौजूद है आपके पास 0 से लेकर 250 हाउस की, ठीक है। तो अब उसमें से आपने 10 का सैंपल सेलेक्ट करना है, 10 हाउस सेलेक्ट करने हैं जिससे आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे, जिससे आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह करनी है आपने, बाय यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप के पास जो है वो जो लिस्ट है वो 250 हाउस हैं, तो आप क्या करेंगे, रैंडम डिजिट्स टेबल को यूज़ करने के लिए 0 से लेकर 9 तक उसमें नंबर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो लास्ट डिजिट है वो 3 डिजिट नंबर है, 000 से लेकर आप जाएंगे 250 तक, ठीक है। यहाँ से ये आपकी रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसके दरमियान में नंबर सेलेक्ट करने हैं। अगर 250 से इंक्रीज़ कर जाता है कोई रैंडम डिजिट में, जब आप नंबर सेलेक्ट करते हैं रैंडम डिजिट टेबल में, तो आप इग्नोर कर देंगे। टोटल 10 डिजिट्स आपने सेलेक्ट करने हैं, 3 डिजिट नंबर आपने लेने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे रैंडम डिजिट टेबल पे, हाँ जी, ये बुक के एंड पे दिया गया है, ये देखें, टेबल 15 रैंडम डिजिट्स। अब इसमें
इसको आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको जो है वो यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप कहीं से भी यूज़ करते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी कर लें, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। और बस ये है कि अगर आप रो वाइज चल रहे हैं तो फिर आप जो है वो रो वाइज चलते जाएँ। अगर आप कॉलम वाइज देख रहे हैं नंबर्स को तो फिर आप कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। अब आपने क्योंकि 3 डिजिट नंबर सेलेक्ट करना है, मैं अगर इसको यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करती हूँ, सेकंड जो है इसका, ठीक है, सेकंड इस पे आ जाएं 504। सबसे पहला नंबर है 504। 3 डिजिट नंबर आपने सेलेक्ट करना है। 504 को आप इग्नोर कर देंगे, ये ग्रेटर है, एक्सीड कर रहा है 250 से। नेक्स्ट है 504 के बाद है 183, ठीक है। 183 मैं ले लूँगी, 183, ठीक है, कॉमा लगा दें। नेक्स्ट आ जाएं 652, 652 नहीं ले सकते। नेक्स्ट आ जाएं 286 भी नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं 928, ये भी नहीं ले सकते। 759 भी नहीं ले सकते। 951 भी नहीं ले सकते। 829 भी नहीं ले सकते। 732 नहीं ले सकते। 765 नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है 583 भी नहीं ले सकते। 391 भी नहीं ले सकते और 511 भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट आ जाएगा 143, हम लिखेंगे 143। नेक्स्ट आ जाएगा 0, ठीक है, ये नोट कर लेना है आपने। 2 नंबर हो गए हैं, इसी तरह आप चलते जाएं। 183, 143 हो गया है। नेक्स्ट आ जाएगा 029, ठीक है, 029 आ गया। नेक्स्ट वाली आप रो में चल पड़े, 029, ठीक है, ये हम लेंगे। 029, 3 हो गए हैं। 10 आपने लेने हैं टोटल। नेक्स्ट आ रहा है 733, ये भी नहीं लेंगे। 413 भी नहीं लेंगे। 897 नहीं लेंगे। 738 नहीं लेंगे। 835 नहीं लेंगे। 563 आ गया, नेक्स्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ गया 309 भी नहीं लेंगे। 335 भी नहीं लेंगे, ठीक है। 177 आ गया, नेक्स्ट 177 लेंगे। नेक्स्ट है 177 के बाद है 534 भी नहीं लेंगे। 650 भी नहीं लेंगे। 273 भी नहीं लेंगे और 585 नहीं लेंगे। ये 2 नंबर और नोट कर लें। 338 भी नहीं लेंगे। 103 ले लेंगे। नेक्स्ट 103, ठीक है। 103 के बाद आ रहा है 955 सोन। इसी तरह आपने टोटल 10 जो नंबर हैं 3 डिजिट नंबर वो सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास जितने भी ये अब हाउस होल्ड्स हैं, जैसे 103 आया है या 215 आया है या उससे पहले जो भी आए हैं, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, तो ये वाले हाउस हैं, हाउस नंबर्स हैं जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। समझ आ गई है। अब आप वापस जाएंगे हाँ जी। नेक्स्ट देखें, ये इस तरह से आपने 10 हाउस होल्ड्स सेलेक्ट कर लिए जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है। अब बी पार्ट पे आ जाएं। अ पोल इज़ टू बी कंडक्टेड टू डिटरमिन द वोटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ द वोटर्स इन अ सर्टन सिटी। डिज़ाइन अ सैम्पलिंग प्लान सच दैट द सैम्पल वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल वोटर्स। अब ये किसी जो है वो आपने देखना है कि लोगों के वोटिंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, किसी भी सिटी में। तो आपने क्या सैम्पलिंग प्लान बनाना है। आपने सिंपल रैंडम सैम्पल सेलेक्ट करना है। कैसे? जितने भी वोटर्स हैं उन सब की लिस्ट बनेगी, ठीक है, 1 से लेकर। अगर वहाँ पर उस सिटी में 1000 वोटर्स हैं तो 1 से लेकर 1000 वोटर्स तक इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। उसकी सबसे पहले आप स्लिप्स बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप अपना
सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ से आपने कितने का सैंपल लेना है। आप अपना सोच लेंगे कि आपने इतने का सैंपल सेलेक्ट करना है, 100 का लेना है या 250 का लेना है, और फिर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट। इन अ सर्टन लोकेलिटी देयर आर 300 हाउस we wish to select a sample of 50 households. How would you select this sample using random numbers? ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ये भी 3 डिजिट्स है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह इस रेंज से आप इस रेंज के अंदर अंदर आपने अब 50 डिजिट्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप स्टार्ट कर लें रैंडम नंबर टेबल को और फिर चलते जाएं, और 50 टोटल आपने जो है वो हाउस होल्ड्स लेने हैं। नेक्स्ट आ जाएं, 5 है। 5 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अ रिज़ल्ट, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, ये आपने खुद करना है। डिफरेंस पहले बताना है एक्यूरेसी और प्रिसिजन का। ठीक है, मैं इसका बता चुकी हूँ आपको कि इसके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। अब आपने क्या करना है, इसको विद एग्जांपल लिखना है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ये आपने सर्च करना है, देखना है। 5 का बी पार्ट है, व्हाट आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एरर्स इन डाटा कलेक्टेड बाय सैम्पल सर्वे। ठीक है, आपने 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं एरर्स की जब आप सैम्पल सर्वे करते हैं। कौन कौन से हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, और इनके बारे में बताना है। व्हाट आर द मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर, तो ये भी आपने पढ़ा है कि सैम्पलिंग एरर किस किस तरह से रिड्यूस हो सकता है, वो आपने पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज जो है 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से करें, सारी को सॉल्व करें और इसके नोट्स मुझे सेंड करें। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं बेस्ट है, काम करें, जो नहीं कर रहे वो भी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, सारा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहीं तक थ्योरी है सारी, ये अच्छे तरीके से याद करनी है आपने, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सारी थ्योरी। ठीक है, पेपर्स में ये बहुत ज़्यादा आती है, तो कोई आपने इसमें से पॉइंट मिस नहीं करना, ये सारी अच्छे तरीके से पढ़ लें। जिस बात की समझ नहीं आई वो पूछ लें, पहले ये क्लियर होगा सारा तो फिर ही हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ सकेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।